हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, ये हमारी मैराथन वीडियोस है टॉपर्स कॉपी की, और उसमें ये तीसरी वीडियो है। मैंने 2 मैराथन वीडियो आपको टॉपर्स कॉपी की दी थी। आपने अगर उनको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, देख लो। लगभग 13 से 14 टॉपर्स कॉपियाँ सब ऑलरेडी आपको कराई जा चुकी हैं, वो वीडियो देख लो। लेकिन ये जो टॉपर्स कॉपी है ये आपकी एस्से की है, ठीक है। तो इसमें हम लगभग 10 से 12 एस्से पे बात करेंगे। पूरा कंप्लीट जो भी वीडियो है उसको देखना और आपको पता चलेगा टॉपर्स ने कैसे एस्से लिखे हैं, ठीक है। तो अलग अलग टॉपर्स की एससी की कॉपियाँ इसमें कराई जा रही हैं। और आपको अगर ये सारी टॉपर्स की कॉपियाँ चाहे एसए की हों चाहे जीएस के पेपर्स की हों, अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस टेलीग्राम पे आप जाओगे, सीधे फाइल सेक्शन में जाना, आपको सारी कॉपियाँ शुरुआत में ही मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी ये तो हो गई टॉपर्स की कॉपियों की बात। आप अगर आप भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए और 2026 के लिए, तो मेरी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आ रही हैं। हमने एथिक्स को कंप्लीट कर लिया जीएस 16 क्लासेस में, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। उन 16 क्लासेस के अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं करना है, आपका एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी हमारा जीएस 5 यूपी स्पेशल का पेपर चल रहा है, उसको भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई। फिर हम जीएस 6 शुरू करेंगे। और आपको अगर इन सारे जीएस 1 से लेकर के 6 तक के कंप्लीट हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए, जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ बार बार, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्लस मतलब कैसे आंसर्स लिखने, कैसे इंट्रो, कैसे कंक्लूजन, तो आंसर चाहिए, ठीक है। और प्लस एस्से का वैल्यूड मटेरियल, वो सब चाहिए तो आप मेरे मेंस मास्टर ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपका मेंस के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। कोई इंक्वायरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपका कंप्लीट मेंस हो जाएगा फरवरी में, आपका सिलेबस कंप्लीट। फिर आंसर राइटिंग पे प्रॉपर काम करेंगे, अभी भी करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन तब सिर्फ आंसर राइटिंग करें क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका हो। ग्रुप ज्वाइन करने का करना क्या है, 700756, ठीक है, 697। हालांकि नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो और आपको बता दिया जाएगा कैसे ग्रुप से जुड़ना है। ग्रुप की फीस कितनी है, ग्रुप की फीस है हमारी 1499 रुपये, यानी 1500 रुपये। इतना पे करके आपको कंप्लीट मेंस का स्टडी मटेरियल प्लस आंसर राइटिंग प्लस वैल्यूडेड मटेरियल सब कुछ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग प्लस क्लासेज, कितना आपको मिल जाएगा मेंस के इस बैच में, ठीक है। जुड़ सकते हो। और बाकी आप वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा इससे अच्छे कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने एस्से की टॉपर्स की कॉपियों को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस की टॉपर्स कॉपी के तहत एस्से की कॉपी को। और ये कॉपी है यूपी पीसीएस 2022 मेंस में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली दिव्या सिकरवार मैम की, और उन्होंने हिंदी मीडियम से पहला स्थान हासिल किया था। तो उसमें हमने आपको उनका ऑलरेडी एक एस्से कराया था, इससे पहले कल ही वीडियो मिली थी, और आज ये आपको उसकी दूसरी वीडियो है। और इसमें हम कराएंगे खंडबा से उनका दूसरा एस्से, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो कल मिलेगी जिसमें हम आपको तीसरा एस्से भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। एस्से का जो इन्होंने टॉपिक चुना था वो टॉपिक था जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे संस्कृति के लिए संकट है, ये आपके एस्से का टॉपिक है। और हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा और कैसे आप देखेंगे कितना बढ़िया ये लोग इंट्रो लिखते हैं। पहला वाला आपने देखा था, जो पहले वाला मैंने कराया था, अगर नहीं देखा तो जरूर देखे जा करके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसमें उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने शुरुआत करी थी रामधारी सिंह दिनकर की मतलब पंक्तियों से। मतलब जैसे आपको 3 इससे लिखने हैं तो 3 में आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे किसी में आप कविता से शुरुआत करें, किसी में कोई घटनाक्रम या कहानी से शुरुआत करें, किसी में विशेष उदाहरण देते हुए शुरुआत करें। तो इस तीनों में अगर अलग अलग करेंगे तो एग्जामिनर को आप जो है आपकी पर्सनालिटी बहुत ही मतलब अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन वाली लगेगी। तो इससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। और नंबर अच्छे मिलने का सीधा सा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में आपकी जो छवि है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी की बनती है, और ऐसे ही व्यक्ति को वो लोग मतलब ज़्यादा नंबर देते हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं अब इन्होंने इसका इंट्रो कैसे लिखा कि जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है। रानी अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रही है, उसकी नज़र सामने लगे नीम के पेड़ पर है। एक मतलब एग्जामिनर की नज़र में ये एक तरह का मानसिक रूप से चित्रण प्रस्तुत कर रही है। अब जब इसको पढ़ेगा तो उसके दिमाग में एक तरह की इमेज क्रिएट होगी कि एक खिड़की है, रानी बैठी हुई है, बाहर देख रही है, बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है जिस पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। रानी को पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है तथा वह सुबह उठकर सबसे पहले उस पेड़ को ही देखती है तथा खुश होती है। कुछ सालों बाद जब रानी बड़ी हुई तब तक पेड़ पर रहने वाली कई चिड़िया गायब हो चुकी थी। जब उसने यह बात अपने दादाजी को बताई तब उन्होंने कहा, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे रानी वो क्वीन वाली रानी नहीं, रानी का मतलब किसी लड़की का नाम होते हैं, ठीक है। तो ये आप मत सोचे कि रानी बड़ी हुई मतलब रानी तो बड़ी होती, ये रानी मतलब बच्ची मतलब किसी लड़की का नाम है, ठीक है। जब उसने यह बात अपने दादाजी को बताई
तब उन्होंने कहा कि रानी बहुत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि रानी यह जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, इसमें कई जीव जंतु वातावरण से विलुप्त हो रहे हैं। यह जानकर रानी बहुत खुश हुई और बोली कि वह इस संकट से निपटने में सहयोग देगी। देखो कैसे इन्होंने भूमिका बांधी और उससे जाकर के जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया लास्ट में। तो रानी ने क्या कहा कि वह जलवायु परिवर्तन यानी ये जो संकट है इससे निपटने में सहयोग देगी। अब देखें, जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। अब इन्होंने मेन मुद्दे पे आ गई, जो मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकती। तो मानव सभ्यता को मिटा रही है जलवायु परिवर्तन, कैसे? अब इन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में चीज़ों को बताना शुरू किया कि पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र जल स्तर, तीव्र एवं असमय बारिश, भीषण गर्मी आदि जलवायु परिवर्तन के कारण ही है। पिछले साल ही ओकजोकुल ग्लेशियर, तो ये कहीं पे मतलब करंट में न्यूज में रहता, आप इसका जिक्र करेंगे अगर लिखना हो तो। पिछले साल ओकजोकुल ग्लेशियर तथा इस वर्ष A76 ग्लेशियर के टूटने से मानव सभ्यता भय में है कि आने वाले वर्षों में हमें जलवायु परिवर्तन का न जाने कौन सा भयानक रूप देखना पड़े। तो ये इन्होंने मतलब इस जलवायु परिवर्तन के भयावहता को इस एक पैरा में दिखा दिया। अब अगला पैरा में इन्होंने क्या लिखा कि जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट भी होती है। इसका आशय है कि जलवायु संस्कृतियों को नष्ट करने में भी अपना योगदान देती है। उदाहरण स्वरूप, अब इन्होंने उदाहरण दिया और शुरुआत कहाँ से करी? हिस्ट्री से। जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कारण, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का जो एक कारण था वो ये भी कहा जाता है कि बाढ़ आ गई थी, यानी कि जलवायु परिवर्तन वगैरह हुआ था। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता उस समय में हुए जलवायु परिवर्तन का कारण थी। जुरासिक युग में डायनासोर का अंत भी जलवायु परिवर्तन का उदाहरण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और डायनासोर का एग्जाम्पल इन्होंने इसमें दे दिया। अब अगला देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं जैसे कोविड-19, बाढ़ केरल और हैदराबाद में जो की आई थी, बढ़ता समुद्र जल स्तर इंडोनेशिया और मुंबई में, हीट वेव ने अपना आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं और कहाँ कहाँ पे होती हैं, और इन्होंने आम जनजीवन को कैसे अस्त व्यस्त किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि जलवायु परिवर्तन के कारणों की बात करें तो पाएंगे कि औद्योगिकीकरण के दौरान अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होना, वाहनों से निकली CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन आदि कारकों ने जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। तो ये भी बता दिया कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके प्रभाव के कारण वनों में वनस्पतियों का विलुप्त होना, जीव जंतुओं का विलुप्त होना तथा संकटग्रस्त होना। उदाहरण स्वरूप गिद्ध, लाल पांडा आदि ग्रीन हाउस गैस का में वृद्धि होना, मनुष्य तथा जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आदि हैं। तो अब ये भी बता दिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या उठाया इन्होंने कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों ने अनेक कदम उठाए। अब क्या कदम उठाए हैं? नंबर 1, सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा 3 अभिसमय कौन कौन से आए थे? UNFCCC, UNCCD, ये आपको पता है, ये था जलवायु परिवर्तन के लिए, और ये था आपका UNCCD आपका ये डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए, UNCBD यानी कि बायोडाइवर्सिटी रोकने के लिए। तो 3 अभिसमय आए थे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, इसको लाया गया। इनके क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को रोकने, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, भूमि को अनउर्वर होने से बचाना तथा मरुस्थलीकरण को रोकना तथा पर्यावरणीय जैव विविधता को बचाना प्रमुख कार्य था। तो इन्होंने ये बता दिया क्या क्या किया गया, उसके क्या क्या कार्य थे। फिर अगला आते हैं सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कदम उठाए गए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि की सहायता से जलवायु परिवर्तन में कारकों को कम करने का प्रयास किया गया। आप अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो जो UPSC के एस्से होते हैं वो UPSC से डिफरेंस होते हैं। तो जो लोगों ने UPSC का एस्से लिखा है या पढ़े हैं, देखें हैं, तो वो लोग इसको ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि UPSC में आते हैं एक तो मतलब फिलोसॉफिकल एस्से, ठीक है, और वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट एस्से, मतलब अमूर्त विचारों वाले होते हैं। और आपका जो UPSC में एस्से होता है वो होता है जनरली वो GS के आंसर्स की तरह होता है। तो GS के आंसर्स की तरह फैक्ट चीज़ें पे बात करनी होती है, बस थोड़ा सा विस्तार में लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें उससे एस्से से कंपेयर ना करें आप लोग, क्योंकि इसका एस्से और उसके में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये तो GS का आंसर की तरह लग रहा है, इसे मैंने बताना जरूरी समझा। और आप भी ऐसे ही लिखेंगे तभी नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, आप खुद देख रहे हैं इनके एस्से, इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। ठीक है, सन 2015 में पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए कार्बन उत्सर्जन तथा लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तय किया गया। तो ये मतलब जो पेरिस सम्मेलन था उसमें ये तय किया गया था। परंतु हाल ही में COP26 में यह बताया गया कि देशों 2015 के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे। तो ये जो देश हैं इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे, ठीक, जिससे इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान के 2.4 डिग्री सेल्सियस व 2023 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमें जल्द ही सही कदम उठाने होंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन को मानव सभ्यता के लिए हानिकारक न होना पड़े। अब COP26 में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने
के लिए पंचमित्र, तो COP26 में भारत ने पंचमित्र की अवधारणा दी थी मोदी जी ने, ठीक है, सुझाई गई, जिसमें भारत को 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन से प्राप्त करने का लक्ष्य तथा कार्बन सोखने पेड़ों द्वारा आदि लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए। तो भारत ने जो पंचामित्र की अवधारणा थी इसको भी इसमें जिक्र कर दिया गया। फिर अगला देखते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से उपयोग करना होगा तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहना होगा। नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा तथा अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता कम करनी होगी, तभी हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं, अन्यथा यह मानव सभ्यता पर बड़ा संकट बन सकता है। तो हमने मतलब ये सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें करेंगे तभी सभ्यता हमारी बचेगी, वरना सभ्यता इससे हो जाएगी नष्ट, ठीक है। फिर इन्होंने इंट्रो कंक्लूड कर दिया कि जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्टों, जिसमें कि एक ग्रेटा थुनबर्ग का नाम आता, स्वीडन की हैं, के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य एक साथ रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने इसमें लिखी, ठीक है। आप कुछ अन्य कोट वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे खंड सा पे, और ये हमारा मतलब पार्ट सी है, और 3 ऐसे चूँकि आपको लिखने होते 50-50 नंबर के 700 शब्दों में। तो ये श्रीलंका संकट और भारत, तो उसमें श्रीलंका संकट था, और इन्होंने मतलब आपको पता ही है कि प्रत्येक पार्ट में 3-3 टॉपिक होते हैं, उससे ऐसे चुराना होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो पार्ट 3 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला पार्ट चुना होगा, तो उसमें ये ऐसे आया होगा कि श्रीलंका संकट और भारत, तो उस पर ऐसे लिखा। तो अगर इसी तरह अब चूँकि श्रीलंका संकट नहीं पूछेगा, लेकिन 24-25 में जो भी संकट रहे हैं विदेशों में, जैसे ट्रंप वगैरह का आना और ये सब जो चल रहा है, ठीक है, उस पर आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इससे कैसे लिखते हैं इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी आप सब मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूंगा। इसके अलावा अन्य भी टॉपर्स कॉपी के मतलब 25-30 टॉपर्स कॉपियाँ उस चैनल पर पड़ी हुई, तो आप सब जा करके ऑलरेडी उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे UPPCS मेंस टॉपर कॉपी के तहत 2022 के UPPCS में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली दिव्या सिरकरवार मैम की एस्से की कॉपी को। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इनकी इस कॉपी से पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 एस्से करा दिए हैं। ये इसका अंतिम पार्ट है, पार्ट सी का, यानी कि खंड सा से, और इसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाला पार्ट चुना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय में इनके उस समय आया था श्रीलंका संकट और भारत, हालांकि इस समय श्रीलंका पे तो नहीं आएगा, लेकिन आप इस एस्से से ये सीखेंगे कि जैसे अमेरिका वगैरह से आ सकता है, ठीक है। बाकी जो भी मतलब ये मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उससे एस्से आ सकता है, ठीक है। भारत से जोड़ करके मेनली एस्से आएगा। तो आप ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो एस्से अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखना होगा, कैसे इसमें तारतम्यता आपको बिठानी होगी। तो टॉपर्स कॉपी इसीलिए होती भी है, ठीक है, ताकि आप मतलब उनसे सीख सके। जाहिर सी बात, उन्होंने फर्स्ट रैंक लाई है हिंदी मीडियम से, तो आप उनसे सीखें उनकी कॉपी से। बाकी ये कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी, आप जा करके वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और फिर मिलते हैं मतलब इस वाले एस्से के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीलंका संकट और भारत, तो इसकी देखिए आप इंट्रो कैसे उन्होंने शुरुआत करी कि वर्तमान में श्रीलंका की परिस्थितियों से पूरा विश्व आर्थिक मतलब विश्व वाकिफ़ है। तो ये इन्होंने जनरली श्रीलंका से मतलब नॉर्मल एस्से लिखना शुरू किया। आपने जो ऊपर वाले 2 एस्से ऑलरेडी करे थे, मैंने जो आपको कल और परसों कराए थे, तो उसमें पहले वाले में मतलब उन्होंने रामधारी सिंह की पंक्तियों से शुरुआत करी थी। दूसरे वाले में इन्होंने एक कहानी गढ़ी थी कि रानी बैठी है देख रही है विंडो से, ठीक है। और तीसरे में इन्होंने नॉर्मल जो एस्से है उससे शुरुआत करी है कि वर्तमान में श्रीलंका की परिस्थिति से पूरा विश्व वाकिफ़ है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण लोगों की दैनिक जीवन की गतिविधियां, कृषि, खाद्यान्न आदि संकट से देश जूझ रहा है तथा विश्व की ओर मदद की दृष्टि से देख रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक समृद्ध खुशहाल देश में इतनी भयंकर आर्थिक तंगी कैसे आई। तो इन्होंने इतना सारा मतलब बताया इतनी बात में कि श्रीलंका में क्या संकट है। अब इन्होंने एक प्रश्न छोड़ा कि ये सोचने वाली बात है कि एक समृद्ध खुशहाल देश में इतनी भयंकर आर्थिक तंगी कैसे आई। अब जब प्रश्न छोड़ दिया पैरा एंड होते होते, तो अगले पैरा में जाहिर सी बात इसको उठाएंगे। तो इसको कहते हैं एक पैरा से दूसरे पैरा में शिफ्ट होना, और बिना ही लाग लपेट के, बिना ही किसी मतलब बात कोई और घुमाए, और क्या कि एग्जामिनर को अगला पैरा पढ़ने में इंटरेस्ट भी रहे। अब इन्होंने देखिए थोड़ा सा मतलब चुटेले अंदाज में बोला कि आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीलंका का आर्थिक संकट है। सरकार की मनमानी नीतियों तथा उन्हें पूरा करने की सनक, कुछ कोविड-19 महामारी के प्रभाव तथा ऋण के दुष्चक्र में फंसे श्रीलंका को इस भयावह संकट में डाल दिया। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जब विश्व में आवागमन बंद था तथा पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित था, श्रीलंका की GDP का एक बड़ा भाग वहां की पर्यटन से प्राप्त होता है, जिससे वहां के राजस्व में कमी आई। दूसरा कारण चीन द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक प्रोजेक्ट तथा लोन ने श्रीलंका पर ऋणभार बढ़ा दिया, जिसे वह चुकाने में असमर्थ था। तीसरा कारण श्रीलंकाई सरकार की प्राकृतिक खेती करने की सनक। इन योजनाओं ने रासायनिक खाद को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया, जिससे कृषि क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई। प्राकृतिक खेती या खाद्य से उपज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी रासायनिक खादों से होती है, अतः खाद्यान्न संकट में गिरावट से खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। तो ये इन्होंने इतने सारे बता दिए श्रीलंका संकट और भारत, मतलब श्रीलंका संकट में क्यों आया। अब भारत से चूंकि आपको जोड़ना, अब अगला देखते हैं पैरा।
प्राकृतिक खाद्य से खेती करने की जिद को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया जिससे प्राकृतिक खाद्य विदेशों से आयात करना पड़ा। तो ये विदेशों से यहाँ खाद्य आयात करना पड़ा, जिससे सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो गया। अन्य कारण क्या है? श्रीलंका की वंशवाद की राजनीति, वहाँ पे आपको पता है राजपक्षे खानदान ही रहता है राजनीति में, तथा वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, और वो लोग सब भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे श्रीलंका की, मतलब आपको लिखना नहीं भ्रष्टाचार, मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोखली कर दी तथा देश को एक आर्थिक संकट में ढकेल दिया। जनता ने देश के राजभवन पर कब्जा कर लिया, आपको पता है जनता ने देश के राजभवन पर कब्जा कर लिया, जिससे राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आखिरकार जनता भी क्या करती, वह रोज की आधारभूत जरूरतों के लिए अब इन्होंने जनता का पक्ष लिया, परेशान है तथा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अंत में नए राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की नियुक्त होने के बाद IMF द्वारा मदद किए जाने से हालात कुछ बेहतर हुए। तो बताया कि जो नए राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद IMF ने कुछ मदद करी तो कुछ हालात बेहतर हुए। अब हम बात करते हैं भारत की। तो अब हम बात भारत की करेंगे, जहाँ एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई। तत्काल में उत्तरी और पूर्वी प्रांत में लोगों को भारत द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, जैसे खाद्यान्न, दवाई आदि। तो भारत ने खाद्यान्न भेजे, दवाई भेजे। भारत ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी दी है। तो आपको पता है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारत जो है लोन देता है, तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में कामगार, श्रमिक आदि की उपलब्ध कराए हैं। तो कामगार, श्रमिक भी भारत ने भेजे हैं, जिससे श्रीलंका आर्थिक संकट से उबर सके तथा पहले की तरह एक समृद्ध और खुशहाल देश बन सके। वह कहते हैं कि यदि हमारा पड़ोसी सुखी है तो हमें भी सुख की अनुभूति होती है, इसलिए श्रीलंका सुख समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया। तो थोड़ा सा ये छोटा ऐसे है, शायद इनके पास समय नहीं रहा होगा, तो 500 शब्दों के आसपास में सिमट गया है। थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। भारत की जो पड़ोसी प्रथम नीति है और जो भारत की विदेश नीति, उसको भी आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये उनका हो गया टॉपर्स कॉपी के तहत ऐसे। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे GS के कॉपी को। मैंने ऑलरेडी काफ़ी कॉपियाँ करा रखी हैं अलग अलग टॉपर्स की। अब हम कुछ अन्य की जिनकी नहीं कराए हैं उनकी भी कॉपी आपको कराएंगे। तो टॉपर्स कॉपी आप लोग जरूर देखते रहें, ताकि आपको ये पता चल रहे कि मेंस में आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, यूपी PCS मेंस के टॉपर्स कॉपी के तहत आज हम देखेंगे दिव्या सेकरवार मैम की कॉपी को, और वो भी उनकी एस्से की कॉपी को। और ये 2022 में आपको पता है यूपी PCS में रैंक 1 आई थी, और वो भी हिंदी माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी 25 से 30 टॉपर्स कॉपियाँ ऑलरेडी करा रखी हैं अपने चैनल पे, अलग अलग सब्जेक्ट की, GS 1 से लेकर के 4 तक, 5, 6, मतलब डिफरेंट एस्से की भी कई कॉपियाँ करा रखी हैं। उसी करनी में मेक IAS पे इन्होंने टेस्ट दिया था दिव्या सेकरवार मैम ने, तो उसकी मुझे कॉपी मिली, तो मैंने सोचा आपको करा दिया जाए, क्योंकि एस्से का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपके मेंस में, और आपका मेंस जो है वो अपकमिंग है आने वाला। तो जो लोग अगले साल भी देने वाले हैं वो भी वीडियो को देखें। क्यों? क्योंकि आपको भी अभी मेंस ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? और जो लोग RO वाले भी हैं वो भी देखें मेंस, क्योंकि उनका भी डेट आ गया है, 27 जुलाई को है। तो आप लोग इससे ज़रूर करते चले, क्योंकि इससे उसमें भी आता है, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कोरोना से भारत ने क्या सीखा। ये एस्से आया था 2022 में, क्योंकि इसमें कोविड बीता था। तो कोरोना से भारत ने क्या सीखा, तो ये इन्होंने कुल 3 एस्से लिखे थे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 3 एस्से आते हैं, ठीक है, 700 शब्द में लिखने होते हैं। तो एक खंड A है, हम आपको तीनों एस्से कराएंगे, खंड A, खंड B, खंड 7। तो 3 वीडियो मिलेंगे आपको, और ये कंटिन्यू मिलेगा। एक आज मिला है, एक कल मिलेगा, एक परसों मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बाकी भी टॉपर्स की कॉपियाँ कराऊंगा। मैं दिव्या सेकरवार मैम की आपके GS 1 से लेकर बाकी भी जो 4 तक कॉपी है वो भी कराऊंगा। 5 से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 से आपका 23 से इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कोरोना से भारत ने क्या सीखा, ये बात ऐसे लिखा है दिव्या सेकरवार मैम ने। अब हम देखते हैं इन्होंने ऐसे कितना बढ़िया लिखा है। तो इन्होंने देखिए कितना बढ़िया सुंदर से शुरुआत करा रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, रामधारी सिंह दिनकर। अब इन्होंने देखो इंट्रो कैसे लिखा कि उपर्युक्त पंक्ति हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित हैं, जो इस कोविड-19 महामारी काल में उपर्युक्त जान पड़ती हैं। अब कैसे जान पड़ती, इसको इन्होंने दिखाया होगा आगे। जहां वर्तमान में विश्व में देशों में सूर्य, चांद, तारे, ग्रहों पर पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी तथा आसमान में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रथम कार्य था, वहीं इस छोटे से आंखों से भी ना दिखने वाले कोरोना वायरस ने सभी को धरती पर पटक दिया। तो इन्होंने कितना बढ़िया लिखा, मतलब कोरोना वायरस की इन्होंने ताकत को सबसे पहले बताया कि जहाँ पे पूरी दुनिया लड़ रही थी, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, कौन पहले पहुँचेगा, कौन दुनिया में प्रभुत्व स्थापित करेगा, तो जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी उसमें एक ना दिखने वाले जो कोरोना वायरस है उसने सभी को ज़मीन पर पटक दिया। सभी देश, आगे देखते हैं, सभी देश अपने आप को इस अज्ञात वैश्विक महामारी से बचाने में लगे हुए थे।
पहली दूसरी तीसरी और आगे न जाने कितनी लहरें मनुष्य को परेशान करेंगी। तो कितनी मतलब बढ़िया फ्लो में लिखा गया। इससे मैंने आपको बताया, इससे आपके ज्ञान से ज़्यादा फ्लो, आप मतलब बिना क्रम टूटे पैरा को बदलते जाएं, टॉपिक को बदलते जाएं और जो एग्जामिनर है वो पढ़ते हुए चला जाए, वो इससे अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अब एक अगला इन्होंने क्या लिखा। अगला पैरा देखिए, यूपीएससी का जो एस्से होता है वो आपको लिखना होता है 1000 से 1200 शब्दों में। तो उसमें थोड़ा सा आप पैरा बड़े बड़े कर सकते हैं, मतलब कभी कभी आधा पन्ना या उससे ज़्यादा पन्ने में भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें केवल 700 शब्दों में लिखना हो, तो इसमें आपको पैरा जो है मतलब आपकी एक कॉपी में 3-3 पैरे आने चाहिए, तभी आपका एस्से जो है, वरना टॉपिक आपके मतलब आपके जो होलिस्टिक डायमेंशन होते हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ डायमेंशन छूट जाएगा, जबकि वो छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप इनके पैरा देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं और सभी भी मतलब सदी हुई भाषा में इन्होंने चीज़ों को कवर किया। आप देखते हैं भारत ने क्या क्या सीखा कोविड से, ये आपके एस्से का शीर्षक है। ठीक है, तो अगला इन्होंने लिखा कि कोविड-19 महामारी के समय हमने विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी, जैसे लॉकडाउन के समय सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित थी, लोग खाने को तरस रहे थे तथा स्वास्थ्य सेवाओं के हालात से तो सभी लोग वाकिफ हैं। कैसे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ आदि के लिए लोग भटक रहे थे तथा उच्च दामों पर दवाओं की खरीद कर रहे थे। तो ये सारी समस्याएं थी उस समय। समस्याओं के बाद हमने क्या सीखा उसका जिक्र करेंगे, मतलब बढ़िया सा इन्होंने पूरी भूमिका बांधी है अपने हिस्से की। ठीक है, फिर भारत में भी महामारी के भारी प्रकोप देखने को मिले, जनता बुनियादी आवश्यकताओं के लिए परेशान थी, लोग पलायन कर रहे थे, आयात निर्यात प्रभावित था। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की परेशानियों ने भारत को सबक दिया, जिससे वह स्वयं को ऐसी महामारियों से बचा सके। तो अब इन्होंने लिखा कि आइए जानते हैं, सबसे पहले समस्याएं बताइए। अब आया मेन मुद्दा, मेन हिस्से का टॉपिक कि आइए जानते हैं भारत ने कोविड-19 महामारी से क्या सीखा। स्वास्थ्य क्षेत्र नंबर 1 ठेस इन्होंने उठाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए यह धारणा बनाई गई कि हमें अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चे को बढ़ाना होगा, जो अभी जीडीपी का 1 से 2% ही है, इसे 6% तक लाना होगा। तो ये सारा जिक्र आपको करना पड़ेगा। फिर अगला इन्होंने लिखा कि दवाओं के नियमन के लिए एक कानून बनाना चाहिए, जिससे आपदा समय में दवाओं के दाम में अचानक वृद्धि ना हो तथा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन संयंत्र, डॉक्टर स्टाफ आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। फिर अगला लिखा, इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 135% बढ़ाया था, जिससे भारत अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति कर सके। ठीक है, तो भारत ने उस साल मतलब आपका जो इनका जो स्वास्थ्य बजट था उसको बहुत बढ़ा दिया था। फिर अगला देखेंगे, उद्योग क्षेत्र में महामारी ने सर्वाधिक हानि पहुंचाई, जिसके लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे PLI स्कीम द्वारा 14 क्षेत्रों को आवंटित की जाएगी सहायता। तो ये सारी स्कीम मतलब करंट में उस समय थी, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा कि कोविड-19 महामारी के समय करोड़ों लोग बेरोजगार हुए तथा लाखों अपने मूल स्थान पर वापस लौट गए। इस समस्या से भारत ने सीखा कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था उनके जिले, गांव आदि के नज़दीक होनी चाहिए। इसी के मद्देनज़र आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में करना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत सरकार ने सीखी और इसकी मतलब इसके लिए स्कीम वगैरह चालू करी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कोविड-19 में भारत ने यह भी देखा कि जब लॉकडाउन के समय पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ तथा जहरीली गैसों की सांद्रता भी कम हुई। इसका एक उदाहरण है। अब क्या उदाहरण है, अब इन्होंने इसमें क्या जोड़ा, इन्वायरमेंट वाले हिस्से को जोड़ दिया कि जब लॉकडाउन लगा था उस समय पर्यावरण प्रदूषण मतलब कम हो गया था और जहरीली गैसों की सांद्रता भी कम हो गई थी। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल डाला और ये एग्जाम्पल ऐसा है, जब लास्ट तक एग्जामिनर पढ़ते हुए जाएगा तो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले, आप डालें तो आपके नंबर बढ़ेंगे। कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल का खिलना इसी बात का गवाह है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण कम होता है तो दुर्लभ वनस्पतियाँ खिल सकती। तो जो ब्रह्म कमल उत्तराखंड में खिलता है, आप याद रखेंगे ये तभी खिलता है जब पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल उस साल खिला था जब लॉकडाउन लगा था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई पहलें चलाई तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हुई। इस वर्ष भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है। अब ये बात कर रही हूँ 2022 की। तो इस वर्ष भारत जो है अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से हम मना रहे हैं। अतः यह अमृत काल भारत में व्याप्त सभी कमियों को दूर करने का काल भी है, जिसमें हम स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदि सभी समस्याओं से मुक्ति मिले और हम सच में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। तो ये आपका इंट्रो मतलब कंक्लूजन हो गया। और आपको मतलब चूँकि 700 वर्ड वाला ऐसे है तो आपको इतना ही बड़ा कंक्लूजन करना है। तो इन्होंने अमृत काल से जोड़ते हुए भारत ने क्या सबक लिया और कैसे आगे इस पे काम करना, अपने इस ऐसे को कंक्लूड कर दिया। तो ये इनका ऐसे था। आप देख रहे हैं टॉपर्स लोग कैसे ऐसे लिखते हैं
अब हम आगे कल जो दूसरी वीडियो देंगे उसमें हम आपको ये वाला बताएंगे, खा वाला जलवायु परिवर्तन संस्कृति का संकट है, ये आपको इससे बताना है, मतलब अगला वाला मैं इससे ये वाला कराऊंगा। तो इनके तीनों हिस्से हम इनकी कॉपी से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा, तो आप सब वहाँ से जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेन सीरीज के तहत अपने जीएस के आंसर्स को। इसके लिए मैं आपको टॉपर्स कॉपी के थ्रू मतलब आपको आंसर राइटिंग वगैरह सिखा रहा हूं, और उसके साथ ही हमने एस्से की भी क्लास शुरू कर दी। कल हमने आपको एक एस्से कराया था और उसी कड़ी में आज हम आपको दूसरा एस्से कराने वाले हैं। आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं इसकी मतलब सारे जीएस के भी जो भी कॉपियाँ हैं वो, और मतलब ये जो एस्से वाली कॉपी है, जैसे ये वाला एस्से है और इससे पहले जो कराया था, वो दोनों के एस्से का PDF अपने टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा एस्से है वो है, मानव होने का सार यह है कि कोई पूर्णता की तलाश नहीं करता। मैं आपको मूलतः जो है वो अब्स्ट्रैक्ट एस्से जो होते हैं, यानी कि अमूर्त एस्से, उन टॉपिक्स पे कराऊंगा, क्योंकि मेनली आपको दिक्कत यही आती है। इसके अलावा जो आपके जो मूर्त वाले एस्से होते हैं उसमें तो आपके पास जीएस वाला कंटेंट होता है, उसी से आप अच्छा एस्से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी लाइन मिल जाती है, उनको आप लोग एज इट इज़ अपनी जो कॉपी बनाएं उसमें नोट डाउन करते चलें, ताकि एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक पे ये लाइन, ये उदाहरण, ये कविता, ये शायरी, ये संस्कृत का उदाहरण या फिर ये इंग्लिश की कहावत, जो भी हैं सब आपके पास एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ दिनों के बाद ये सारी उदाहरण और इन सब से रिलेटेड कुछ कंटेंट अलग से दूंगा, ताकि आप सिर्फ उतने से सारी चीज़ें कॉपी कर सकें, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। मैं आपको देने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, तो आप सब बने रहें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसी पे वो दिया जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट है, आप शुरू करते हैं। मानव होने का सार यह है कि कोई पूर्णता की तलाश नहीं करता। तो इन्होंने मतलब इसमें लिखा गया है एक बढ़िया लाइन से कि मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। अब इतना लाइन लिख के अब इन्होंने शुरुआत की है इसमें कि आधुनिकता एवं मानव होने का सार को हालावाद के माध्यम से, ठीक है, व्यंजित करने वाले कवि बच्चन ने सदियों पुराने वेद वाक्य ओम पूर्ण विदः पूर्णमिदं पूर्णमभ्यो की धारणा का नया विकल्प दिया। तो ये जो है वेदों का वाक्य, वो ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप इसको अब नोट डाउन करिए अगर आपको ना पता हो। और इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, उसकी लाइनें हैं, ठीक है। की धारणा को नया विकल्प दिया। मानवता का ज्यों ज्यों विकसित होती जा रही है, मानवता ज्यों ज्यों विकसित होती जा रही है, उसे अधूरेपन का एहसास पूर्णता से होता जा रहा है। ये सब लाइनें अच्छी हैं। अब इन्होंने प्रश्न उठाया, जैसे तो कि मैंने आपको कल बताया था एस्से कैसे लिखना है। आपने अगर पहली वाली एस्से की क्लास नहीं देखी उसको देखें, उसके एंड में 5 मिनट मैंने आपको सिर्फ यही समझाया था कि एस्से में आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, कैसे चीज़ों में मतलब तारतम्यता बिठानी है, ताकि एग्जामिनर का पढ़ने का मन करे। एक पैरा से दूसरे पैरा में आप जंप कैसे करेंगे, ताकि एक तरह की उसमें समरसता बनी रहे, अच्छी तरह से तारतम्यता उसमें ना टूटे, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए कि पूर्णतः क्या है, अधूरेपन की अनुपस्थिति या संपूर्ण सर्वस्व की उपलब्धता, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। अब चूंकि एग्जामिनर यहाँ से पढ़ेगा कि मनुष्य जब आदिम था तो उसे लगता था कि उसके पास हथियार हैं, संगठन है, वही सबसे शक्तिशाली है, परंतु आज जब मानव वाकई में शक्तिशाली हुआ है तो उसे ब्रह्मांड एवं विश्व की तुलना में अपनी अपूर्णता समझ में आती है। अब इन्होंने उदाहरण उठाया सुकरात का कि सुकरात जब ज्ञानी हुआ, ठीक है, सुकरात जब ज्ञानी हुआ तभी उसे अपनी अज्ञानता पता चली। तुलसी पूर्णता के अभाव वालों को क्षुद्र बताते हैं। अब तुलसी का कितना बढ़िया इन्होंने कोट करा कि क्षुद्र नदी भर चली तराई या थोड़े दिन खल बौराई। अब क्षुद्रता वाले लोग मतलब पूर्णता वाले लोग क्षुद्र होते हैं। इस पे आपको कुछ लाइन नहीं मिल रही तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मानव होने का सार क्या है, अपूर्णता है। आखिर मानव पूर्णता की तलाश क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब है मानव का विकास क्रम, इंसानों ने पूर्णता से अपूर्णता की यात्रा की है, अभिलाषा से निराशा को अपनाया है। आखिर इन अनुभवों के बाद भी मानव अब भी क्यों पूर्णता की तलाश में है? ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और सिद्धत्व, आदर्शवाद क्या है? पूर्णता ही तो है। इसका मूल शायद मनुष्य की उस जीवटता में है जो लगातार संघर्षशील है, असंभाव्य जानकर भी संघर्षरत है। शायद इसी अधूरेपन की समझ ने इंसानों को यह समझ दी है कि दरअसल अधूरा कुछ भी नहीं होता। यदि व्यक्तिगत प्रयास अधूरा है तो उसे उस अनुभव को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए। आइंस्टीन के भौतिकी का, अब इन्होंने कितना बढ़िया साइंस से जोड़ा और मतलब साहित्य के और धर्म के, इतिहास के उदाहरण भी दिए, फिलॉसफी के उदाहरण भी दिए, सुकरात वगैरह के।
ये इससे आपका जो ऐसे है वो डायनेमिक हो जाता है। एग्जामिनर को ये लगता है कि आपका जो ऐसे रहेगा उसमें आपको डायनेमिक मतलब नॉलेज है, आपको हर क्षेत्र की अलग अलग नॉलेज है, ठीक है। तो आइंस्टीन के भौतिकी का सापेक्षिक सिद्धांत आज ग्रेविटेशनल वेव की खोज तक पहुंच गया है। क्या पता अगली पीढ़ी उससे कौन सी नई उपलब्धि हासिल कर ले। यही मानव होने का सार है, जिसमें अधूरेपन का नैरंतर्य है। ये सब वर्ड आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दे के छोड़ दिया था, लेकिन वो अधूरा था। अब उस अधूरेपन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ग्रेविटेशनल वेव अभी तक खोजी गई है, हो सकता है उसी सापेक्षता के सिद्धांत से कुछ और भी खोजा जाए, ठीक है। तो क्या मानव पूर्णतः हासिल नहीं कर सकता? अब इन्होंने अगला प्रश्न उठाया। कम से कम व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में तो इसका जवाब नहीं की तरफ ज़्यादा है। मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमता बेहद सीमित है, असीमित बाह्य परिस्थितियां हैं, मन एवं इच्छा शक्ति के स्तर भी अलग अलग हैं। किसी कार्य की पूर्णता भी सार्वकालिक तो हो नहीं सकती। शायद इसीलिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल भी मिट आज चली। अब इन्होंने महादेवी वर्मा का ये उद्धरण कोट किया। इन्हीं सबसे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सार्वकालिक। अभी आपने नैरतन देखा था, ठीक है। मतलब इन्होंने अच्छी हिंदी वाले वर्ड यूज किए हैं। इससे अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको हिंदी अच्छी वाली लिखनी पड़ेगी। संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट हिंदी लिखेंगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि यदि पूर्णता की तलाश व्यर्थ है तो फिर इसकी अवधारणा ही क्यों है? इस पूर्णता की प्रासंगिकता अब भी क्यों है? पूर्णता तलाशने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं? तो इसका जवाब यह है कि पूर्णता तलाशना एक आदर्श स्थापित करता है, मीलों लंबी यात्रा के लक्ष्य हेतु बेहतर प्रयास करवाता है। यदि आदर्श पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक जीवन में मनुष्य की आस्था न होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं उनकी धीरोदात्तता अब भी स्पृहणीय न होती, ठीक है, स्पृहणीय न होती। इस आदर्श इच्छा का ही परिणाम है कि मनुष्य वैसा बनना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, ठीक है। सरकारी कानून भी एक आदर्श राष्ट्र एवं समाज के लिए कानून का निर्माण करते हैं। राम्य राज्य की संकल्पना तो गांधी जी के राज्य का आदर्श था, जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूँ नहीं व्यापार। ये बात इन्होंने मतलब ये तुलसीदास जी ने लिखी राम राज्य के बारे में। तो राम राज्य कैसा था? जहाँ पे दैहिक दैविक भौतिक किसी भी तरह का ताप नहीं था, ठीक है। राम राज्य कहूँ नहीं व्यापार, कहीं पर भी इस तरह का मतलब चीज़ें लोगों को परेशान करने वाली नहीं थी। अब अगला है कि पूर्णता हासिल करने के प्रयास में शांति एवं आदर्श विश्व की कामना से ही संयुक्त राष्ट्र से इन्होंने जोड़ा की स्थापना की गई थी। परंतु इस आदर्श लक्ष्य को यूएनओ भले ही न प्राप्त कर सका, किंतु तीसरे महायुद्ध को टालने में उसकी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जितना यूएनओ की लक्ष्य थे स्थापित करने में, उतना तो उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं 1945 से लेकर आज तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो इसमें तो यूएन की भूमिका से आप नकार नहीं सकते, ठीक है। इस पूर्णता हासिल करने के प्रयास का दूसरा किंतु नकारात्मक पहलू भी है। वह यह कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था में ये लोकतंत्र या साम्यवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं के थोपने से बहुत नुकसान हुआ है। आदर्श पूर्ण पर्यावरणीय संधि के प्रयास में अब भी कोई निर्णायक पहल नहीं हो सकी है। जरा सोचिए, यदि पूर्ण बहुमत वाली पार्टी ही सरकार बना पाती तो फिर कितनी अस्थिरता होती। गठबंधन की सरकारें अपूर्णता की सार्थकता को ही बताती हैं। यदि मानव अपूर्णता को अपना चुका है, यदि मानव जो है वो अपूर्णता को अपना चुका है, तो क्या अब उसे पूर्णता है तो प्रयास छोड़ देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। युद्ध भले न टले, किंतु शांति की कामना कभी भी नहीं त्यागनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आशा का प्रदीप जलाए चलो धर्मराज, एक दिन धरती मुक्त होगी रण राजनीति से, ठीक है। ऐसा ही प्रयास आदर्श स्थिति की तरफ कुछ कदम और करीब लाएगी। फिल्म शशांक रिडेम्पशन में नायक की जिजीविषा तथा जीवट प्रयास ही मनुष्यता की निशानी है, उसके बचे रहने का सबूत। अब इन्होंने एक फिल्म का जिक्र किया। आप मेरा पहला ऐसे देखेंगे, उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया, आपको ये लग रहा होगा पढ़ने के बाद तो इतना क्लिष्ट हिंदी और इतने सारे पॉइंट ये ला कहाँ से रहे। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करेंगे। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करना है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग टॉपिक वाइज आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आ सकें। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आएंगे, आपके दिमाग में खुद आने लगेंगे। तो पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की, उसी में वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें आप खुद पॉइंट निकाल पाएंगे अगर वैसे आप फॉलो करेंगे चीज़ों को, तो ठीक। अब हमारा अगला पॉइंट है कि मानवता को पूर्णता की तलाश से उत्पन्न हानियों से भी बचना होगा। परीक्षा में अधिक अंक लाने, जीवन में जल्दी से समृद्धि के द्वारा खूब लेने की कामना आदि से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन एवं मनोरोग बढ़ रहे हैं। जीडीपी में वृद्धि और ग्रोथ की ऊंचाई हासिल करने की इच्छा से पर्यावरण का संकट भी उत्पन्न हो रहा है। समाज एक रूप हो जाए, आदर्श हो जाए, इसकी इच्छा से अधिनायकवाद तथा असहिष्णुता बढ़ रही है। होना तो यह चाहिए कि मानव हित ही केंद्र में होता,
वह फिर चाहे अधूरेपन के साथ क्यों न होता, मानव को उसके सभी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता। आखिर यही तो सर्वात्मवाद है। पंत ने भी लिखा है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर थम। तो मानव के बारे में कितनी सुंदर बात लिखी पंत जी ने, ठीक है। वस्तुतः सच्चाई तो यह है कि परफेक्शन सिर्फ एक कामना है, अधूरापन ही नियति है और शायद विकास का पर्याय भी। यदि असमानता एवं अधूरापन न हो तो नदी का बहाव कैसे होगा, श्रेष्ठ का कम पर प्रभाव कैसे होगा, महात्मा बुद्ध महावीर फिर कैसे प्रेरणास्रोत बने रहेंगे, कोई राष्ट्र फिर यूएसए जैसे विकसित होने की कामना से क्यों उद्यम रहेगा। असमानता अक्सर समानता हासिल करने के लिए स्रोत होती है, प्रेरणा होती है। इस असमानता एवं अपूर्णता को प्राकृतिक होना चाहिए, सामाजिक नहीं। प्राकृतिक रूप से पनपे जन्मे हर छोटे बड़े पेड़ों की अपनी महत्ता सौंदर्य है, छाँव देने वाले। अब ये जो है मतलब ये लाइन आप लोग नोट डाउन करिए, हर जगह यूज करिए कि जो असमानता है वो प्राकृतिक होनी चाहिए, सामाजिक नहीं। कितनी बढ़िया शानदार लाइन है कि असमानता जो है वो असमानता हो चाहे अपूर्णता हो वो प्राकृतिक होनी चाहिए, ना कि सामाजिक। सामाजिक असमानता जो होती है वो समाज में विभेद पैदा करती है, प्राकृतिक जो असमानता होती है वो समाज में सौंदर्य पैदा करती है। ये आपको इस बात को आप कई उदाहरणों से भी दिखाएं, पर ये लाइन बहुत ही गोल्डन लाइन है, इसको नोट डाउन ज़रूर करके रखिए, ठीक है। कि प्राकृतिक रूप से पनपे जन्मे हर छोटे बड़े पेड़ों की अपनी महत्ता सौंदर्य है, छाँव देने वाले वृक्ष की तरह मन प्रसन्न कर देने वाले छोटे किंतु मुकुलित फूलों का भी अपना महत्व है। किंतु यही अपूर्णता असमानता जब सायास वंचन से उपजी है तो जातीय नस्लीय धार्मिक और क्षेत्रीय भेद पैदा होते हैं जो किसी के हित में नहीं। अब सामाजिक विविधता में ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम जो क्रिएट करती हैं, ठीक है। अपूर्णता अभिशाप नहीं है, अपूर्णता उपलब्धि भी नहीं है। अपूर्णता सिर्फ एक स्थिति का नाम है जो नित्य क्षण बदलती रहती है। एक अपूर्णता से दूसरी अपूर्णता के बीच की क्रिया प्रयास कहलाती है। साम्य एवं आदर्श लक्ष्य हो सकते हैं, उपलब्धि नहीं हो सकती। पूर्णता का पर्याय माने जाने वाले ईश्वर भी तो मानव जीवन की कुछ उपलब्धियों को लालसा से देखते होंगे। मनुष्यता अभी इस अपूर्णता को जान चुकी है, तभी किसी शायर ने लिखा है कि मुझको पूरा करने वाले मेरी तरह वो भी अधूरे होंगे। कितनी शानदार बात इन्होंने लिख करके छोड़ दी है इंट्रो में। तो ये आपने ऐसे देखा कि एकदम फ्लो में ऐसे था, मतलब आप पूरा पढ़ते जाएंगे अगर एक साथ में तो आप शायद लास्ट तक पढ़ेंगे बिना रुके हुए। हिंदी भी अच्छी थी, बीच में बहुत सारे उदाहरण कविता कहानी वगैरह कविता भी लिखी गई थी, लाइन्स भी लिखी गई थी। तो इस तरह के मतलब नियम का एस्से का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रवाह में बहते जाना। तो ये प्रवाह में बहते जाने वाला एस्से है। अब इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा आप सब, ताकि बार बार देख सकें और कैसे अच्छे एस्से लिखे जाते हैं। मैं आपको भी और भी एस्से कराऊंगा, मतलब बहुत सारे एस्से करा दूंगा, इतनी एस्से की प्रैक्टिस कि आपके भी फ्लो में राइटिंग में वो सब चीज़ें आती रहेंगी। बाद में मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दूंगा, जैसे जो चीज़ें होती हैं ऐसे लिखने के लिए ज़रूरी, जैसे उद्धरण कोट कविता कहानी, हर एक पॉइंट्स पे 2-2 4-4 लाइनें, वो सब मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप सब टेलीग्राम से जुड़े रहें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस के मेंस के एस्से राइटिंग को, ठीक है। तो उसमें आज मैं आपको एक एस्से कराऊंगा। तो मैं आपको जो भी एस्से की क्लासेस दूंगा उसमें मैं एक एक एस्से रोज़ कराया करूंगा। तो कैसे एक मॉडल एस्से लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, एस्से में किन किन बातों का याद रखना जो कि जीएस के जो आंसर होते हैं उनसे डिफ़र करेगी वो चीज़ें। और इसके साथ ही बाकी जीएस के क्वेश्चंस की मेरी अलग सीरीज चल रही, तो डेली आपको 5-5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी जो टॉपर्स हुए हैं उनकी कॉपी से, ठीक है। तो मॉडल आंसर और वो सब कराए जा रहे हैं, और साथ ही आपको मॉडल आंसर और उसकी पीडीएफ वगैरह भी टेलीग्राम पे दी जा रही है। और ये वाला जो एस्से आप देख रहे हैं कितना शानदार एस्से लिखा गया है, ठीक है। और इस एस्से की भी मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से पहले आप मैं जो बताऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, कुछ चीज़ें भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर टेलीग्राम पे जाइए और उस पे इस एस्से को पढ़िए और देखिए कैसे शानदार एस्से लिखा जाता है, ठीक है। बाद में मैं अभी आपको मैं लगभग 2-3 एस्से खुद से इस टाइप के कराऊंगा मॉडल एस्से। उसके बाद मैं आपको मतलब एस्से के टॉपिक भी दूंगा नए नए सारे, तो उन टॉपिक्स पे आप लिख के टेलीग्राम पे भेजेंगे तो 1 to 1 उसको चेक भी किया जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आज ये एस्से की जो कि पहली हमारी क्लास है तो इसको देखता हूँ। तो आज का हमारा जो एस्से का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, यह न्याय की उपस्थिति है। तो मैं आपको जो कराऊंगा वो जनरली जो है वो अमूर्त वाले एस्से कराऊंगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एस्से में आपको कराऊंगा, क्योंकि मूर्त वाले एस्से में हमारे पास टॉपिक बहुत मतलब कंटेंट बहुत सारा होता है, क्योंकि जीएस वाले ही ज़्यादातर कंटेंट लिखने होते हैं। जो अमूर्त एस्से होते हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जिनका दार्शनिक अंदाज या थोड़ा साहित्य से कम लगाव होता है वो लोग इनमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो मैं आपको मतलब मेनली जो भी कराऊंगा इन्हीं सबको कराऊंगा जो अब्स्ट्रैक्ट वाले एस्से हैं। तो आज का जो हमारे एस्से का टॉपिक है
वह सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, यह न्याय की उपस्थिति है। तो सबसे पहले इसका जो मॉडल इससे है कैसे लिखा गया है उसको देखेंगे, और ये जब ऐसे हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, उन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। एकदम रामबाण टाइप का इलाज रहेगा, तो आपके पास जब कभी कोई पॉइंट नहीं आएगा निकल करके, ठीक, तो वहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे लिखने से पहले जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, वह न्याय की उपस्थिति है। तो इन्होंने सबसे पहले ये मतलब लाइन लिखी, और इसी टाइप की जो लाइन्स हैं, कोई उदाहरण है जिसको कहते हैं कि कहानी से अगर आप शुरुआत करें, या फिर कोई 2 लाइनें शेर व शायरी कविता की हों उससे शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने लिखा कि जब तक मनुज का हितभार नहीं सम होगा, साबित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो इस पे इन्होंने ये लिख दी। अब लिखा कि काश लगा के विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया। ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं एस्से में। जीएस में सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती हैं, एस्से में सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और इसके साथ साथ एस्से में तो राइटिंग भी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है लिखने के लिए, तो टाइम बचता है। तो इसमें आपको हड़बड़ी में जल्दबाजी में नहीं लिखना, थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखनी है, तभी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एस्से में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने देखो कितना बढ़िया शानदार बड़ा और अच्छी राइटिंग में लिखा, ठीक। ये लाइन लिख दी इन्होंने शेर व शायरी की, मतलब ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। और उसके बाद इन्होंने अब लिखा कि काश लीग ऑफ नेशंस व अन्य राष्ट्रों ने दिनकर के कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों को के यूज़ को समझा होता, ठीक है। यूज नहीं लिखा है, मूल लिखा है, ठीक है। काश लीग ऑफ नेशंस, अब आपको पता है लीग ऑफ नेशंस कब बना था, क्योंकि इतना तो वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर हम सब ने पढ़ रखा है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद बना था। तो काश लीग ऑफ नेशंस व अन्य राष्ट्रों ने दिनकर के कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों के मूल को समझा होता। काश पहले महायुद्ध के तनाव के बादल को सिर्फ टालने की कोशिश ना की गई होती। काश तत्कालीन राष्ट्रों ने शांति और न्याय के अंतर संबंधों को समझा होता। काश भारत के 1971 की तरह किसी ने अपनी जीत को न्याय के ये क्या लिखा है, यज्ञ में समर्पित कर दिया होता। काश यह दुनिया न्याय के अर्थ को जान पाती, शांति के महत्व को सर्वोपरि मानती, तो मनुष्यता यकीनन समन नहीं अपितु आनंद के सिद्धांतों पर चलकर न्याय आधारित शांति के उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित होती। अब ये इनका इंट्रो हो गया। इसका इंट्रो मतलब लिखना होता है ठीक ठाक। अब इन्होंने काश लगा करके शांति और न्याय की बात कर दी, और कितनी बढ़िया मतलब हिंदी में करी। एक तरह की होता क्या है, ऐसे में आपको तारतम्यता बिठानी होती है कि आप पढ़ें तो पढ़ते ही चले जाएं, सामने वाले का फ्लो बना रहे, टूटे ना, और जब पैराग्राफ चेंज हो तो वो उसी से मिलता जुलता हो, ठीक। अब इन्होंने चूंकि विश्व युद्ध से बातें उठाई, लीग ऑफ नेशन से उठाई, तो उसी से अब इन्होंने अगला पैरा शुरू किया, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध को सामान्यतः लोग थोपी हुई शांति अथवा अन्यायपूर्ण समझौते की उपज मानते हैं। तो आपको पता ही है कि इसको कैसे हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साई की संधि वगैरह। अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको उठाने हैं कि आखिर शांति क्या है। इतनी सारी बातों के बाद अब ये अपने मूल उस पे आए जिस पे ऐसे लिखना है कि अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि शांति क्या है, उसके पैमाने क्या हैं, क्या शांति सिर्फ न्याय से ही आ सकती है, जो एक के लिए न्याय है वो दूसरे के लिए अन्याय नहीं है क्या। तो इतने सारे क्वेश्चन अब उन्होंने उठा दिए। अब ये अगले जो पैराग्राफ से है इन्हीं प्रश्नों को टैकल करना शुरू करेंगे। ऐसे अच्छा इससे लिखा जाता है। फिर इन्होंने क्या लिखा कि शांति दरअसल स्थिरता है, व्यवस्थित होना है, विचलन से मुक्त होना है, मुक्त होना है। व्यक्ति के मन के संदर्भ में कहें तो बुद्ध की तरह स्थिर चित्त और स्थिर प्रज्ञ होना है। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो का भाव है, ठीक है। तो कितना बढ़िया इन्होंने इस टाइप की जो लाइनें आप बीच बीच में डालेंगे तो इससे एक आध नंबर एक्स्ट्रा बढ़ता है, ठीक है। तो ये इन्होंने इस शांति क्या है इस पर बात लिख दी। यही शांति मन से बाहर समाज और परिवार के स्तर पर परस्पर सौहार्द है, बंधुत्व है, राष्ट्रों के बीच परस्पर विश्वास और सह अस्तित्व है, सीमा पर स्थायित्व है। व्यक्ति के मन में शांति के लिए राग द्वेष यश आदि के लोभ से मुक्त होना है। तुलसी के स्वांतः सुखाय को आत्मसात करने से। अब तुलसी ने बोला कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा है, उन्होंने बोला जो राम के बारे में लिखा उन्होंने, तो उसको इन्होंने कर दिया वही शांति है असली। तो तुलसी के स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथाएं को आत्मसात करने से है। मन की शांति इंद्रियों के समन से नहीं बल्कि उनके साथ सहजता से है। अब ये कितनी लाइन से अच्छी लाइन से, कभी इस पर आए आप लोग खुद इन लाइनों का यूज कर सकते हैं कि मन की शांति इंद्रियों के समन से नहीं बल्कि उसके साथ सहजता से है। भीतर के तनाव को दबाने से शांति नहीं आ सकती, वह किसी दिन विस्फोट करेगी, ठीक है। न्याय शांति के लिए विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्य शर्त है। अब कितनी बढ़िया, अब इन्होंने शांति पर इतने सारे एक पेज भर दिया। अब अगला ये आया है न्याय पे। अब न्याय को शांति से लिंक करेंगे कि न्याय शांति के लिए विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य शर्त है। अब महाभारत का उदाहरण इन्होंने दिया
कि महाभारत में जब पांडवों ने अपने अधिकारों को मांगा तो उन्हें इंद्रप्रस्थ देकर तनाव कम करने की कोशिश की गई। अंत में तो इसी तनाव को कम करने के लिए पांडवों ने केवल 5 गांव से ही संतोष की बात कही। अधिकारों से वंचित पांडव सत्य से समझौता करती द्रौपदी सब तनाव न बढ़े इसलिए युद्ध टालते रहे, परंतु यह न्यायपूर्ण नहीं था। शायद इसीलिए कुरुक्षेत्र हुआ। काश न्याय इस तरह रक्तपात के बाद ना आता। इस बात को समझने में देर हो गई कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु हुई तो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। ये मतलब ये पूरी लाइन्स हैं, तो उन्हीं की लाइन ये लिखी है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कुछ मामलों में न्याय एवं शांति के लिए तनाव कम करना आवश्यक प्रक्रिया होती है। भारत चीन सीमा विवाद को ही ले लीजिए। अब ये आगे किस पे, अपने मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये पॉइंट्स मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट ऐसे उसमें कैसे निकल करके आएंगे। ठीक है, मैं उसकी आपको शानदार ट्रिक दूंगा। ठीक है, भारत चीन सीमा विवाद को ही ले लीजिए। कुछ पॉइंट्स पर फेस ऑफ एवं टकराव बढ़ने से रोकने के लिए पहले सैनिकों को एक साथ पीछे करके तनाव कम किया गया। फिर शांति कैसे स्थापित हो इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यदि सीमा विवाद न्यायपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा तो स्थायी शांति मुश्किल है। इसी प्रकार दंगों के मामलों में शांति स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम टकराव एवं तनाव को टालना जरूरी हो जाता है। हरियाणा के नूह में इसी तनाव को नहीं टाला जा सका। अब इन्होंने करंट से लिंक किया, करंट में घटना हुई थी उस समय। ठीक है, हरियाणा के नूह में आपको पता है हिंसा हुई थी, तो हरियाणा के नूह में इसी तनाव को टाला नहीं जा सका, शायद इसीलिए हिंसा हुई। अदालतों में भी, अब इन्होंने अदालतों पर आया, अदालतों में भी न्याय निर्णय बाद में आते हैं, पहले यथास्थिति बनाए रखते हैं तथा तनाव कम करने के लिए स्टे आदि का आदेश पारित किया जाता है। ठीक है, तो स्टे हो जाता कोर्ट वगैरह में, उसकी बात इन्होंने लिखी। अब इन्होंने अगला प्रश्न उठाया। अब अगला प्रश्न उठता है कि न्याय क्या है? जो एक के लिए न्याय है वो दूसरे के लिए अन्याय नहीं है। फिर क्वेश्चन मार्क छोड़ा। क्या न्याय की एक समान अवधारणा हो सकती है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाले समाज, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई मतलब जो समर्थ लोग होते हैं, तुलसीदास जी ने लाइन लिखी है, उनको उनके दोष दुनिया को दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो समर्थ लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, तो इन्होंने इससे इस बात की शुरुआत करी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाले समाज में न्याय के सारे उपकरण तो सामर्थ्यवानों के पास हैं। फिर कानून से न्याय, मगर कानून तो फैक्ट है, न्याय अब्स्ट्रैक्ट है। कितनी बढ़िया बात इन्होंने लिखी। मतलब ये लाइन आप कहीं भी कोट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा नंबर कि कानून फैक्ट है मगर जो न्याय है वो अब्स्ट्रैक्ट है। न्याय तय करने वाला भी तो मनुष्य ही होगा ना, और मनुष्य क्या पूर्णतः पूर्वाग्रह संस्कारों आदि से मुक्त हो सकता है? यदि नहीं तो फिर कौन करेगा? ईश्वर। आधुनिक समाज में कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क, फिर ईश्वर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप को आपको छोड़ना है। आधुनिक समाज में तो ईश्वरी न्याय पर भी वंचन के आरोप लगे हैं। जैसे अब इन्होंने लिखी एक लाइन कविता की कि जिसे तुम ईश्वर कहते हो उसने जब चाहा न्याय को अपने ही हक में मोड़ लिया, वंचक है वो। ये कविता की लाइन इन्होंने लिखी। फिर लिखा कि न्याय की अवधारणा एवं उससे शांति स्थापना की व्यवस्था पर एक प्रश्न। मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय आप सबको पता होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो छोटे लोग को दबा देता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो न्याय की अवधारणा एवं उससे शांति स्थापना की व्यवस्था पर एक प्रश्न मत्स्य न्याय, जंगल कानून आदि को लेकर भी है। आखिर शांति तो सवाना के जो ट्रंटलैंड जो क्या है छंटलैंड में भी आती है। वहाँ जो मतलब सवाना की जो भूमि है उसकी बात ओवरऑल की जा रही है। वहाँ सिर्फ शांति स्थापना जंगल कानून पर टिकी है। बलशाली हिंसक शेर कमजोर हिरणों का जीवन भय शिकार करते हैं और जंगल के राजा भी बने रहते हैं, शांति स्थापक भी और न्यायाधीश भी। शांति दरअसल कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, कोई लक्ष्य नहीं है, अपने आप में ही एक प्रक्रिया है। तो शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि प्रक्रिया है। ठीक है, यह पूर्णतया कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अशांति की कमी कालिया में शांति की छिटपुट रोशनी का प्रयास जिन भी माध्यमों से हो सकता है करना चाहिए। न्याय उन्हीं माध्यमों में से एक है। तो शांति और न्याय को इंटरलिंक किया इन्होंने इस लाइन में। इसी न्याय को समावेशी कम त्रुटिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, संविधान एवं राष्ट्र की जो वेलफेयर की अवधारणा है, अफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है, जस्टिस आदि उसी की दिशा में किए गए प्रयास हैं। रॉल्स के, अब इन्होंने रॉल्स की अवधारणा लिखी जो कि फिलोसफर हैं और सामाजिक राजनीतिक चिंतक। रॉल्स के विल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा मानवीय पूर्वाग्रहों को कम करके न्याय की प्रक्रिया को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ बना सकती है, शांति की स्वीकार्यता बढ़ा सकती है। मन के स्तर पर, परिवार एवं समाज के स्तर पर, राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर शांति यदि स्थायी रूप से चाहिए तो उसके लिए स्थायी प्रयास करने होंगे। परलोक एवं ईश्वरी व्यवस्था को इहलोक एवं मानव कल्याण, जगत कल्याण के निमित्त में सोचना होगा। थिरुवल्लूर की लोक समस्ता सुखिनो भवंति हो, या फिर अब इन्होंने थिरुवल्लूर का जिक्र करा जो तमिल के कवि हुए हैं, तो थिरुवल्लूर की लोक
लोकः समस्ता सुखिनो भवन्ति, तो लोकः समस्ता सुखिनो भवन्ति 3 लेवल की कोटेशन है, आप लोग अपने उसमें नोट डाउन करिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। हो या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना ही शांति एवं न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है, इसे हमें ही बेहतर करना होगा। जैसे कि गुप्त जी कहते हैं कि मैं नहीं संदेशा कोई स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये बात से इन्होंने ख़त्म कर दिया अपना इंट्रो। तो ये इनका शानदार ऐसे लिखा है। अब आप लोग खुद इस ऐसे को पढ़िए, आप लोग अपने दिमाग में उठाइए कि आप ऐसा ऐसे लिख पा रहे हैं, और अगर आपको कॉपी चेक करने को दी जाए तो आप इस ऐसे में आप खुद कितने नंबर देंगे, क्योंकि पढ़ने में एक फ्लो बनता है, सारी चीज़ें कवर की जाती है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखो, अगर एब्स्ट्रैक्ट से आए, आप लोग को ब्रेन स्टॉर्मिंग में पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, आप सिर्फ अपने सिलेबस पे जाएँ। तो यूपीपीएससी का जो भी सिलेबस है, आप उसमें जीएस के पेपर 1 से पेपर 2 तक जाएँ, ठीक है। पेपर 1 में क्या आता है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी वर्ड हिस्ट्री आप बांट दें अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो 4 पार्ट, और एक पार्ट आ जाता है कल्चर का, तो ये 5 पार्ट हो गए। तो जिस भी पॉइंट, जैसे मान लो शांति और न्याय की बात इसमें करी गई थी, ठीक है, तो शांति और न्याय से रिलेटेड क्या वर्ड हिस्ट्री में कोई रेफरेंस दिया जा सकता? तो इन्होंने तो शुरुआत ही वर्ड हिस्ट्री से करी थी। वो किससे करी थी, मतलब जो विश्व युद्ध हुए थे उससे करी थी। तो वर्ड हिस्ट्री से अगर रिलेटेड कोई भी पॉइंट आए तो उसको आप अपनी ब्रेनस्टॉर्म करके नोट डाउन करिए, उसको आपको कहीं ना कहीं ऐसे में डालना ही है, चाहे इंट्रो में डालो, बीच में डालें, कहीं भी डालना ही है, ठीक है। फिर एंशिएंट से उसमें कोई जिक्र है। अब एंशिएंट में अगर डायरेक्ट हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं मिल रहा है, तो जो मैथोलॉजी होती है, जैसे इन्होंने महाभारत का जिक्र बीच में किया, ठीक है, तो महाभारत रामायण उससे कुछ उदाहरण मिल सकते हैं, तो उसको आप जिक्र करिए। फिर मेडवल में कोई एग्जांपल मिले तो उससे करिए, अकबर वगैरह के टाइम पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। मॉडर्न में कोई घटनाएं हुई अंग्रेजों से लेकर के बहुत सारी घटनाएं हुई आज़ादी के बाद, उनको शामिल करिए। कल्चर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट अगर आपको मिलता है तो वो शामिल करिए। तो आपका जीएस पेपर 1 हो गया, ठीक है। हालांकि उसमें अभी ज्योग्राफी आती, ठीक, और इंडियन सोसाइटी आती। तो ज्योग्राफी से अगर जो भी पॉइंट्स आपका लिखना है, अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल रही हैं उस पॉइंट से रिलेटेड, तो उसको आप लिख डालिए, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी जब आप जिक्र करें तो खासकर करंट की सोसाइटी का जिक्र करें, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में उसके कोई एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसका जिक्र करें, ठीक है। तो ये आपके 7-8 पॉइंट तो सिर्फ जीएस पेपर 1 से निकल आए। अब आपको जिस टॉपिक पे से लिखना है, जीएस 2 पे आइए। अब जीएस 2 पे जैसे ही आप आएंगे तो आप देखिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, या फिर जो समय जैसे विचारक हुए, गांधी जी लोग वगैरह हुए, उन लोगों ने कुछ बोला, उन सब का जिक्र करिए। उसके अलावा फिर आईआर, अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें खासकर आपको करंट में जाना है। करंट में कोई घटना, जैसे इन्होंने बीच में चीन के सीमा विवाद वगैरह को लिख दिया, ठीक है, तो इस पर आप जिक्र कर दीजिए आईआर। आप पेपर 3 पे आइए। जब जीएस पेपर 3 पे आएंगे आप, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी, अब जिस पे ऐसे लिखना है उस पे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आ रहे हैं तो उसको आप जिक्र करिए, ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को हर हाल में जो भी ऐसे लिखे, इन्वायरमेंट को जोड़ ही देना है आपको उसमें, ठीक है। साइंस अगर कुछ आ रही तो उसको लिखिए। फिर लास्ट में आप जीएस 4 पे आइए और आप देखिए जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं क्या उसमें कुछ एथिक्स है, मॉरलिटी है, मानवता है, कुछ भी उस टाइप का मिल रहा है, उसको आप ईश्वर वगैरह से लिख के आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जब आप करेंगे, पेपर वाइज पॉइंट्स को निकालेंगे तो आपके पास पॉइंट्स के, और ऐसे करते करते जब आप पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके पास कम से कम 15 से 20 मतलब पॉइंट्स तुरंत निकल आएंगे। और बाकी आप, ये होता है जब 15-20 पॉइंट का जिक्र करेंगे तो आपको 5-6 पॉइंट तो लिखते लिखते ही बीच में याद आ जाते, तो उनको भी डालिए। और ऐसे में आपके आराम से 700-800 शब्दों में अच्छा निबंध हो जाएगा। अब इसके अलावा जो भी पॉइंट लिखने उससे संबंधित उदाहरण, कहानी, किस्सा गोई, ठीक है, लाइनें, संस्कृत की लाइनें, अच्छे अच्छे राइटर्स की लाइनें विद रेफरेंस की किस बुक में, वो सब जितना अच्छा जिक्र करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको पास। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ ना हो तो मेरे पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी, हर एक टॉपिक पे कोई शायरी, कोई अच्छी लाइन, संस्कृत के श्लोक, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोगों को अगर वो चाहिए तो आप लोग मुझे उसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने जो मतलब एक नंबर मैंने दे रखा है ऑलरेडी, किस पे, ऑलरेडी एक नंबर मैंने अपने दे रखा है इसमें डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज करिए, वो नोट्स के बारे में नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और तो एसए की क्लासेस कैसे लगी है वाली, और मैं आपको और एसए की क्लासेस कराऊँ और भी एसए बताऊँ, ठीक है। आगे मैं टारगेट दूंगा तो आपको एसए लिख के भेजेंगे तो मैं उसको चेक भी करूँगा, ठीक है। तो ये अगला ऐसे हम देखेंगे, मानव होने का सार यह है कि कोई पूर्णता की तलाश नहीं करता है, इस पे हम अगला ऐसे देखेंगे। बाकी ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत हम देखने वाले हैं अपने तीसरे एस्से को।
इससे पहले हमने 2 एस्से आपको ऑलरेडी करा दिए हैं और ये बहुत ही शानदार एस्से अच्छी राइटिंग में और अच्छे कंटेंट के साथ लिखा गया है। अगर आप ऐसा एस्से लिख करके आते हैं तो इससे में जो भी मैक्सिमम मार्क्स अभी तक गेन हुए हैं उससे ज़्यादा या उसके आसपास ही आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप अभी ऐसे पूरा देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे चीज़ें लिखी गई हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही एक आदर्श एस्से लिखा जाना चाहिए। तो हमारे जो आज के एस्से का टॉपिक है वो टॉपिक है सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखी गई है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे इससे ये कैसे शुरुआत किया गया है। तो सबसे पहले इस एस्से में ये इसका इंट्रो लिखा गया है 4 लाइनों के साथ। ये लाइन्स क्या हैं कि लाइक्स और कमेंट की चाहत, खुद से मिलने की नहीं है फुर्सत, आत्मा की आवाज़ दब गई कहीं, अकेलेपन ने दे दी गवाही यही। तो ये शानदार लाइन्स हैं जो कि यही इसी टॉपिक पे लिखी गई हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आदमी तो वो वही बात है ना, जैसे आजकल कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे तो 5000 फ्रेंड्स हैं और घर में बोलचाल बंद है आपस में, तो वो वाली बात यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ से हम देखते हैं एस्से का इंट्रो इन्होंने कैसे आगे बढ़ाया है। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूँ, ये किसी टॉपर्स की कॉपी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार एस्से लिखा गया है खूब सारी रिसर्च करने के बाद, तो ये वहाँ से आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। उपर्युक्त पंक्तियाँ यह दर्शाने का प्रयास कर रही हैं कि वर्तमान के इस नव उपभोक्तावादी युग, अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी, उपभोक्तावादी युग पहले था, आज के समय में जो युग चल रहा है वो नव उपभोक्तावादी युग है। तो वर्तमान के इस नव उपभोक्तावादी युग में हमारे युवा बहे चले जा रहे हैं, जहां वे इस अंधी दौड़ में खुद को खुद से दूर करते चले जा रहे हैं। लगातार अंतरात्मा की आवाज़ को अनदेखा कर आंखें बंद कर उस मार्ग पर जा रहे हैं जो उन्हें अवसाद व अकेलेपन की खाई में ढकेल देगा। यह मार्ग उनके वर्तमान को तो क्षति पहुंचाएगा, परंतु भविष्य को भी खोखला कर देगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अब अगला देखते क्या लिखते हैं। अब इनका इंट्रो पूरा हो गया, अब ये अगले पैरा पे आ गए। एस्से में जब आप अगला पैरा लिखें तो वो यहाँ से मतलब शुरुआत में एकदम यहाँ से मत लिखें। ठीक है, जब मैंने जो आपको एस्से की इससे पहले 2 क्लासेस दी हैं, पूरा मतलब मैंने यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की एक लिस्ट बना दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाएं आप, वहाँ पे जो 2 एस्से की क्लासेस पढ़ी वो देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपके दिमाग में कंटेंट आएगा, एस्से का फ्लो क्या होना चाहिए, मतलब एस्से की बेसिक बातें उन सभी में मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो वो जा करके देख लें। अब देखते हैं, आइए अब जानें कि वास्तव में छूटने का डर क्या है। क्योंकि यही बात है कि सोशल मीडिया छूटने का डर पैदा कर रहा है युवाओं में, तो अब जानें कि वास्तव में छूटने का डर क्या है, सोशल मीडिया युवाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है। अब ऐसे में यही होता है कि जब आप इंट्रो कंप्लीट कर लें तो आप 3-4 प्रश्न छोड़ दें, ताकि मतलब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो युवाओं में अवसाद व अकेलापन क्यों बढ़ रहा है, क्या वास्तव में सोशल मीडिया युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, यदि हाँ तो कैसे, इन सभी आयामों पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब मतलब इस तरह से आपको, अब आपने ये दूसरा पैरा छोड़ दिया इंट्रो के बाद, अब हम इन्हीं पैरों पे बात करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक्स में। हमारा अगला क्या पॉइंट लिखा गया है इसमें कि यदि हम ऊपर दिए गए आयामों पर नज़र डालें तो छूटने का डर, यानी कि छूटने का डर होता है फोमो, इसको भी आप लिख दें, एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोग दूसरे की जीवन शैली व साधनों को देखकर खुद को असफल व महत्वहीन समझने लगते हैं। यही विचार उनमें कुंठा व तनाव की स्थिति पैदा करता है और अकेलेपन की ओर ढकेल देता है। एक अमेरिकी शोध के अनुसार जो लोग सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं वे दूसरों के साथ लगातार तुलना के कारण अपने जीवन से कम संतुष्ट महसूस करते हैं। प्लेटो के अनुसार सबसे बड़ा धन थोड़े में संतुष्ट रहना है। अब ये कोट आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं। जब भी आप एस्से की कोई क्लास देखें, एस्से का कोई मॉडल एस्से देखें, टॉपर्स की कॉपी का एस्से देखें या कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप उसमें जो भी उद्धरण मिलते हैं किसी के अनुसार वो आप नोट डाउन कर लिया करिए अपनी एस्से वाली कॉपी में, ताकि वो सब आपके पास इकट्ठा होता हुआ चले जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब इन्होंने अलग अलग नज़रिए से इसी चीज़ को स्पष्ट करा है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाने तो प्राचीन समय में संवाद व संचार का माध्यम पत्र व संदेशवाहक थे। 15वीं शताब्दी में समाचार पत्र, 19वीं शताब्दी में टेलीफोन, 20वीं शताब्दी में रेडियो टेलीविज़न हुआ करते थे, परंतु वर्तमान की 21वीं शताब्दी ने ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि ने जगह ले ली, जो युवाओं को लगातार रियल दुनिया से रील की दुनिया में धकेलते। अब रियल दुनिया से रील की दुनिया, इसको आपको ऐसे लिखना, और शानदार मतलब लाइन है, रियल दुनिया से रील की दुनिया में ढकेलते जा रहे हैं, जहां वे तनाव व कुंठा से ग्रसित हो रहे हैं। अब अगला,
अब जैसे इन्होंने ये ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव दिखाया, इससे पहले मनोवैज्ञानिक दिखाया था, अब अलग अलग पर्सपेक्टिव इसी चीज़ को सिद्ध करने में ये दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या विश्व के अनेक देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि में प्रबल रूप से नजर आती है। 2018 के विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शोध के अनुसार इंटरनेट व गेमिंग की लत को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा और अधिकांश रूप से युवाओं में। ग्लोबल वेब इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 58% युवाओं का मानना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर महसूस करते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण अनुभव से चूक गए हैं जो उनमें एक मानसिक थकावट व तनाव का कारण बनता है। अब अगला पैरा क्या है, वही सोशल मीडिया के कारण युवा अपना मूल्यवान समय अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बिग सेल डील पर खर्च करते हैं। आपको पता ही होगा उनकी हर महीने तो बिग डील सेल ही चलती रहती है वो सब, ठीक है। तो उसी को इन्होंने दिखाया है। और यदि यह छूट जाए तो तनाव ग्रसित हो जाते हैं, जिससे उनके रिश्तों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और वे अपने जीवन संबंधों में दूरी बना लेते हैं। सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत करने के कारण वे अपने परिवार को समय देने से हिचकिचाते हैं, जो कि व्यक्तिगत जीवन के लिए हानिकारक है। अब अगला देखते हैं क्या है, युवाओं के इस मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक क्षति भी होती है। वे स्वयं को तो नुकसान पहुंचाते हैं अपितु समाज को ज़्यादा। युवाओं को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग ट्रोजन जैसी समस्याएं घेर लेती हैं और वे इसका शिकार हो जाते हैं। समाज में हिंसा, अनैतिक दुर्व्यवहार आदि स्थितियां पनपने लगती हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं की सोशल मीडिया की लत से जुड़ी हुई होती हैं। अब अगला मतलब पैरा क्या है, यदि हम आर्थिक रूप से देखें तो भारत लगातार आर्थिक क्षेत्र में, ये अलग अलग प्रॉस्पेक्टिव दिखा रहा है। अब ये प्रॉस्पेक्टिव कैसे आएंगे आपके हिस्से में, मैंने आपको पिछले वाले हिस्से में दिखाया, तो उनको जाकर के ज़रूर ही देखें, ठीक है। तो आर्थिक रूप से देखें तो भारत लगातार आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। वही युवाओं के कार्यों को अनदेखा कर रील्स पर समय बिताने के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी नजर आ रही। वहीं दूसरी ओर फ्रीलांसिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बढ़ते प्रभुत्व के कारण नौकरी पेशा युवाओं में ध्यान भटकने, समय प्रबंधन में कमी, अपने काम के प्रति तनाव जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। वहीं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में त्योहारों, पार्टियों, कार्यक्रमों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। युवा सोशल मीडिया पर अपने अलग अलग तरीके साझा कर रहे हैं। वही साधनहीन युवाओं, खासकर ग्रामीण में छूटने का डर जैसी स्थिति पैदा हो रही। वह ये महसूस करते हैं कि उन युवाओं के मुकाबले वे असफल हैं। यही मानसिक विकार का कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 10% से अधिक युवा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। अब ये डेटा आपको नोट कर लेना है। फिर अगला है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार युवाओं में पिछड़ापन, स्वयं को कम आंकना, स्वयं का कम अंकन, आत्मबल में कमी, तनाव, संघर्ष जैसी स्थितियां पनपने लगती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से क्षति पहुंचाती हैं। न्यूरोसाइंस अध्ययन के अनुसार फोमो, अब ये न्यूरोसाइंस के बारे में यहाँ पे बातें लिखी गई। न्यूरोसाइंस अध्ययन के अनुसार फोमो से उत्पन्न होने वाली चिंता मस्तिष्क के रिवार्ड सर्किट को प्रभावित करती हैं, जिससे तनाव और मानसिक असंतोष बढ़ता है। ये सारी पॉइंट आपके आंसर में भी आने चाहिए अगर इस तरह का आंसर आता है तो। वहीं फोमो के बढ़ते जाल में फंसकर युवा अपने सपनों से दूरियां बना लेते हैं और उस रील जैसी बेहतर जीवन शैली के लिए परिवार पर दबाव बनाते हैं और ऋण जाल में फंस जाते हैं। यहीं से वे सकारात्मक अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, कर्म जैसे मूल्यों को भूलकर हिंसा में संलग्न हो जाते हैं। उदाहरण तमाशा फिल्म, या यहीं पे आप एक और, तमाशा थोड़ा पुरानी हो गई मूवी, आप एनिमल मूवी का जिक्र कर सकते हैं। तो ठीक है, एनिमल मूवी का यहाँ पे जिक्र कर दें तो इस टाइप से अच्छे, मतलब आप, ताकि आंसर एग्जामिनर पे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि हाँ इसको समाज में क्या चल रहा है, कैसी बातें, कैसी फिल्में, सिनेमा क्या दिखा रहा है, सबको जानकारी है, ठीक है। अब एक समय था जब एनिमल, और आप पुष्पा 2 का भी जिक्र कर सकते हैं, पुष्पा 2 में भी लगभग यही सब कहानी दिखाई गई है। एक समय था जब हम प्रकृति की गोद में अपना समय व्यतीत करते थे और आज हम प्रकृति के साथ कम, स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं, जो पर्यावरण की क्षति को दर्शाता है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत करने के कारण युवा आतंकवाद, नक्सलवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हिंसा, अनैतिक कार्य जैसे संगठनों से जुड़ जाते हैं, जो न केवल स्वयं के भविष्य अपितु अपने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। दूसरी ओर फर्जी समाचार और प्रचार आधारित अफवाह राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्या पैदा करती है और देश की सुरक्षा, देश की सुशासन, न्याय व्यवस्था, ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती। अब विषय के अन्य पक्षों को टटोलने की कोशिश करती। तो यहाँ तक इन्होंने ये दिखाया कितने सारे प्रोस्पेक्टिव में ये समस्या दिख रही है अलग अलग क्षेत्र में जाकर के, ठीक है। अब ये आते हैं दूसरे पक्ष पे, जैसे अब विषय के अन्य पक्षों को टटोलने की कोशिश करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, क्योंकि अगर आप पूरा उसी बात को सही मान लेंगे और उसी को दिखा देंगे तो ये रहेगा कि आपका पक्ष जो है या आपका जो सोचने का नज़रिया है वो एक तरफा है। आपने तो सारे नेगेटिव पॉइंट ही दिखा दिए, क्या कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है सोशल मीडिया का? तो लास्ट में चलते चलते आपको वो चीज़ें भी बता करके जानी है।
मतलब ऐसे लिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप वही पक्ष ले लेंगे। इससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या फ्लो बन रहा है, क्या समाज के बारे में आपकी सोच है, वो भी परिलक्षित होती है। तो आपको अच्छा ऐसे इसी देखो, ऐसे का मतलब होता है, मैंने बताया, मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। ऐसे में एक तरह का फ्लो होना चाहिए, और ऐसे उन्मुक्त होता है। उन्मुक्त मतलब बंधनों से जो मुक्त हैं, और आप पढ़ते चले जाएं, एग्जामिनर पढ़ता चला जाए, वो बोर ना हो, एक से दूसरे पैरा में आप उसको जंप कराते जाएं बिना उसको बोर किए हुए, ठीक है, और एक फ्लो बना रहे उसके पढ़ने का, और इससे किसी भी दिशा में जा सकता है, वो बंधनों से मुक्त है। ऐसा ऐसा होना चाहिए। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी हो, और आप जिस भी भाषा में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इस हिंदी की आपको करा रहा हूँ, तो आप मान के चलो कि आप का जो एस्से है, ठीक है, वो उसमें हिंदी अच्छी वाली होनी चाहिए। मतलब इसमें आप काम चलाओ बोलने वाली भाषा में हिंदी ना लिखें, उसमें मतलब अच्छी संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट हिंदी लिखें, तो आपको अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब खैर देखते हैं अगला इसमें क्या पॉइंट है कि अब विषय के अन्य पक्षों को टटोलने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। किस प्रकार वर्तमान में आज सोशल मीडिया ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गाँव में बदल दिया है। वैश्विक गाँव वगैरह इस टाइप की चीज़ों को आप इन्वर्टेड कामा में के हाईलाइट करें। आज संपूर्ण विश्व एक गांव की धारणा को स्वीकार कर रहा है, जहां हर देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक में सोशल मीडिया के द्वारा संचार व संवाद कर सकता है, ठीक है। अगला है, वही इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन ने समाज के एकीकरण में भी योगदान दिया है। अनेकों सामाजिक जागरूकता आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जैसे मी टू, क्लाइमेट चेंज अभियान, हैशटैग, उन्हें लगातार हर देशों के नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। वही समाज के कमजोर वर्गों को स्वयं की समस्याओं को उठाने हेतु सशक्त बनाया जा रहा है। कोविड-19 के समय शिक्षा के प्रसार व जानकारी के आदान प्रदान के लिए सोशल मीडिया प्रभावी माध्यम बना है। वहीं भारत की सांस्कृतिक परंपरा व भाषाओं को संजोए रखने के लिए भी इसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसा एक सराहनीय प्रयास है। रामजीत टुडू उड़ीसा ने संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान बनाकर ऑल चिकी लिपि में टाइप करना विकसित किया है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जो भी करंट में होते हैं, ये आप नोट डाउन करिए। जब भी सांस्कृतिक परंपरा, ये नोट डाउन आप कहीं भी किसी भी इस टाइप के सांस्कृतिक कल्चरल या हेरिटेज चीज़ों को अगर सुरक्षित रखने का उदाहरण आएगा, उस टाइप का भी अगर ऐसे रहेगा, तो वहाँ पे भी आप इसको उदाहरण के स्वरूप लिख सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल अच्छे मिला करें तो अपने कॉपी में नोट डाउन किया करिए, ठीक है। फिर है कि करियर के क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनियों ने घर बैठे संपर्क, वर्क फ्रॉम होम, लिंक्डइन, इन वेबसाइट पर रोजगार उपलब्धता आदि काफ़ी सरल विधि से प्राप्त हो जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद जैसी पहल को ग्रामीण स्तर से उठाकर वैश्विक पहचान दिलाना, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से पहचान हुआ है। और ये आपको पता यूपी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। और अगला क्या है, आपदा के समय सही समय पर आकलन, तैयारियां में चेतावनी देना। उदाहरण के लिए भूकंप आदि से संबंधित सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत ही आता है। यदि हम उपर्युक्त नकारात्मक प्रभावों के समाधान की बात करें, तो युवाओं में फोमो की लत को सुधारने के वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे दक्षिण कोरिया व जापान के द्वारा मानसिक केंद्रों की स्थापना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लगातार इस दिशा में गाइडलाइन जारी करना आदि प्रयास सराहनीय है, ठीक है। फिर है वहीं डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देना, स्क्रीन टाइमिंग निर्धारित करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर युवाओं को जागरूक करना आदि प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पन्ने आपको ज़्यादा लग सकते हैं, पर ये थोड़ा दूर दूर है, बीच में छोटा मतलब जगह स्पेस देखो आप छोटा हुआ है, तो इसको आप लोग ये मत देखिएगा कि ज़्यादा बड़ा ऐसे है, ठीक है। फिर अगला है, व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक व्यायाम, योग, आत्मबल में वृद्धि, स्वयं को असफल न मानना आदि विचार हमें मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। युवाओं को खेलों से जोड़ना, उदाहरण के लिए भारत के द्वारा खेलो इंडिया का प्रचलन कुछ बीते वर्षों में बढ़ा है, जो काबिले तारीफ है, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर के युवा अब हिंसा में संलग्न होकर खेलों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। फिर है लगातार स्वयं को अपने सपनों के संघर्ष के लिए प्रेरित करना। बुद्ध के अनुसार आत्मदीपो भव, माता पिता व शिक्षक युवाओं के साथ संपर्क में रहें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। युवाओं को कौशल विकास व नवाचार से जोड़ने के लिए पीएम कौशल विकास योजना, अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम, संकल्प योजना जैसे प्रयास लगातार ऊंचाइयों को छूते नजर आ रहे हैं। वही युवाओं में को एनिमेशन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। पीएम मोदी के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा था कहीं भाषण में कि आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी नहीं पेंशन बन गया है, जो यहाँ पे पेंशन नहीं बल्कि पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पैशन बन गया है जो भारत को एनिमेशन भारत, क्रिएटिव भारत बनाएगा। वहीं कुछ व्यक्तियों के द्वारा युवाओं को प्रकृति से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो मानसिक तनाव को कम करने का काम करते हैं। जैसे उत्तरकाशी के एक समूह में युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए धन्यवाद प्रकृति अभियान चलाया, जहां वे 2 घंटे साफ सफाई करते हैं। वहीं फिरदौसा जम्मू कश्मीर के ने कैलीग्राफी के जरिए युवाओं को जोड़ा है। इससे न केवल युवाओं को मानसिक शांति अपितु भारत की संस्कृति को संजोए रखने का अवसर भी प्राप्त होता है, जो अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को प्रोत्साहित करेगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, कहीं पर भी इसको लिख सकते हैं।
फिर अब यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि युवा हमारे देश का वर्तमान और भविष्य दोनों है। युवा हमारे देश की प्रगति, ठीक है, और हमारे देश की शान है। यही वो कड़ी है जो भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना सकती है। सरकार को लगातार युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें समाज, शिक्षा, उद्योग, नवाचार, कौशल विकास के क्षेत्र से जोड़ना होगा। हालांकि इसके प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी भारत के युवा फोमो सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जूझ रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां रील्स के चक्कर में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भारत सरकार युवाओं के आत्मबल में वृद्धि कर उन्हें प्रकृति, समाज आदि से जोड़कर सशक्त बनने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि युवा फोमो की समस्या से समझे और समाधान खोजे। सुकरात का कथन है, स्वयं को जाने। कला, शिक्षण व समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित करना चाहिए कि युवा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सलाहकार और सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को स्वीकार कर समाधान का प्रयास करें। यह कदम न केवल समाज बल्कि देश के हित में संतुलन व समृद्धि को बढ़ावा देगा और भारत अपने विकसित भारत @2047 के विजन को साधने की ओर बढ़ेगा। अंततः हम कह सकते हैं कि चलो फिर से लौट चलें, खुद से मिलने की ओर बढ़ चलें, वास्तविक रिश्तों को संजोएं, दिल की गहराई को फिर से खोजें। तो ये हमारा कंप्लीट एस्से भी 4 लाइनों के साथ समाप्त होता। अब ये इससे एस्से देखें, इसका फ्लो देखें, इसकी हैंड राइटिंग देखें। हैंड राइटिंग तो खैर ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग होती है, बस पढ़ने में आ जाए, बाकी देखने में अच्छा रहता तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। बाकी आप मतलब अलग अलग प्रोस्पेक्टिव टॉपिक्स को कवर करने का वो देखें, अगर इस तरह का एस्से आप अपने एग्जाम में लिखते हैं। बाकी ये एस्से जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और बार बार इसको पढ़ें, देखें इसमें कैसे फ्लो बनते हैं। बाकी के दोनों वाले मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब आपके चैनल पे आपको पता है UPPCS जो 2025 में होने वाला और उससे पहले जो ROR आपका हो जाना चाहिए वो होगा। उसके लिए कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अब आपका एक फ्री बैच शुरू हो गया है, ठीक है। उसमें हमने ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर दी है, मतलब शुरू क्या कर दी है, कल से उसकी क्लासेस शुरू होंगी, उसका पूरा वो बन गया है, ठीक है। तो कल से उसकी क्लास शुरू हो जाएगी, ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे, फिर मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट निकला और मैं आपको जो भी कराऊंगा लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पे कराऊंगा। और उसी ट्रेंड पैटर्न पे आप मतलब देखिएगा, जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब ठीक ठाक रहेगा एवरेज। तो आप लोग क्लास देख के खुद ही बताइएगा कि कैसा ये चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, तो वो सारी क्लासेस भी आपको वहाँ से करनी है और कंप्लीट तैयारी वहीं से हो जाए, उससे बाहर आपको कुछ नहीं करके जाना, ठीक है। तो चलिए बाकी आपको मेंस की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मेंस में अभी हम आपको 4th कॉपी कराएंगे, मतलब एथिक्स वाली कॉपी रहेगी, उसके बाद हम 5-6 पे जाएंगे, फिर हम आपको प्रीवियस ईयर, मतलब मेंस में अभी तो टाइम मिल गया तो हम कंप्लीट करते हुए पूरा आंसर राइटिंग करते ही रहेंगे। आंसर राइटिंग हमारी 29 जून तक चलती ही रहेगी कंप्लीट। तो जो लोग 25 में देंगे वो लोग भी यहाँ से देख सकते हैं आंसर राइटिंग, उसमें ऐसे भी चलेगा, GS 5-6 भी रहेगा और 1 to 4 तो रहेगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सब ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।